लास्ट वीडियो में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस किया था। वहां हमने देखा था कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तो ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जितनी बारी वाटर ऐड किया जाता है, डाइल्यूशन होता है, उतनी बारी डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये कोलार्ज जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेन जो इनकी एप्लीकेशन थी वो यही थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तो हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन एप्लीकेशन क्या बनी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना हमें किसने सिखाया? कोलार्ज लो ने सिखाया। ठीक है, तो हम कोलार्ज लो और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट में कोलार्ज लो को ही डिस्कस किया था। तो कोलार्ज लो क्या कहता है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to the sum of molar conductance of its cations and anions at its infinite dilution। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ आयंस होते हैं, उनसे क्या करते हैं, आप अपनी मोलर कंडक्टेंस को, हर एक मोलर कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस का मतलब हो गया यहाँ 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, और सल्फेट कितने हैं? 3 सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4 के होल थ्राइस की कैलकुलेट करेंगे तो एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है उसको 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, और सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ज लो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहली एप्लीकेशन है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस गिवन है, किसकी? एल्यूमिनियम की भी गिवन है और सल्फेट की भी गिवन है, तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, एक होती है आपकी वीक एसिड्स की कैलकुलेट करना, ठीक है, जिसमें हमें इक्वेशन वगैरह सेट करनी होती है। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल वही देखेंगे। अभी इसको समझते हैं। आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या क्या है? 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के लिए है और ये सल्फेट आयन के लिए है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो Al2SO4 के होल थ्राइस की हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कोलार्ज लो के अकॉर्डिंग क्या होगी? एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल हो जाएगी। अब Al2SO4 है तो Al मतलब कितने? 2, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस सल्फेट SO4 का होल थ्राइस, तो 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनकी वैल्यू हमें गिवन है, एल्यूमिनियम की 189, ठीक है, सल्फेट आयंस की कितनी गिवन है? 160, वो हमने पुट कर दी और हमारे पास ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट की आ गई। किसकी हेल्प से? एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टेंस की हेल्प से और
सल्फेट आयंस की मोलर कंडक्टेंस की हेल्प से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, ठीक है, NaCl एंड CH3COO आर 426.1, 126.5 एंड 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, HCl के लिए 426.1, NaCl के लिए 126.5 और सोडियम एसिटेट के लिए 91। ठीक, तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक, तो इसीलिए इनकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो इनकी हेल्प से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड के लिए किसके इक्वल हो जाएगी? अगर इसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सम हमें मिल जाए तो उसके इक्वल एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यही काम करना है। ठीक, अब अगर सपोज HCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लिखूं तो वो क्या रही होगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसे ही सोडियम एसिटेट की कैसे रही होगी? एसिटेट आयंस और सोडियम आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सम। ठीक है, ऐसे ही आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl की कैसे रही होगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका सम। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है और इसकी भी पता है। अगर मैं क्या करूं, मैं इन इक्वेशंस को इस तरीके से एडजस्ट कर दूं कि मेरे पास एसिटिक एसिड में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं दैट इज एसिटेट आयंस, ठीक है, और H+ आयंस वो बच जाए। ठीक है, इन वैल्यूज के थ्रू, इन इक्वेशंस के थ्रू, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कैसे? इक्वेशन नंबर 1 में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2 में एसिटेट और Na पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 3 में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अगर ये Na पॉजिटिव इस Na पॉजिटिव को कैंसिल कर दे, ठीक है, ये Cl नेगेटिव इसको कैंसिल कर दे, तो हमारे पास एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस बच जाएगी क्योंकि उनके आयंस की वैल्यू बचेगी। ठीक, तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस करेंगे, तो जो इनकी वैल्यूज हैं वो भी क्या ऐड होंगी? HCl की, अमोनियम एसिटेट की जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और NaCl की क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। जो वैल्यू आएगी वो जो आयंस बचे हैं उनके इक्वल होगी और वही वैल्यू आपकी एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने क्या किया? ऐड, और इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट। ठीक, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अमोनियम एसिटेट माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज थी HCl 426.1, अमोनियम सोडियम एसिटेट 91.0, ठीक है, और NaCl जो थर्ड इक्वेशन है उसकी वैल्यू को माइनस कर दिया। अब इसको खोल के लिख लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कोलार्ज लॉ ने यही तो बताया था कि HCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होगी। तो इनको क्या कर लिया हमने? खोल के लिख लिया। ठीक, अब Na पॉजिटिव जो यहाँ था उससे Na पॉजिटिव NaCl वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब Cl नेगेटिव की जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो Cl नेगेटिव की इधर से कैंसिल आउट हुई, तो बचेगी आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H+
एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसीटेट आयंस। ठीक है, तो जो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl और अमोनियम एसीटेट की ऐड करके और NaCl की माइनस करके आई, वो किसकी बची, एसीटेट आयंस के सम के इक्वल, और वो किसकी हो गई, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से इक्वेशंस को एडजस्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी मेन प्रिंसिपल है कोलार्ज लॉ का। अब नेक्स्ट कोलार्ज लॉ की जो एप्लीकेशन है वो होती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोलार्ज लॉ की डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है हमारा, अल्फा। ठीक, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को समझेंगे। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाटर ऐड करने पे अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, जितनी बारी आप वाटर ऐड करते जाते हैं उतनी ही बारी उनका क्या होता है, डिसोशिएशन होता चला जाता है। ठीक, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होता है, मतलब हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड मैंने एग्जांपल लिया है और उसमें मैं क्या करूं, इतना डाइल्यूशन कर दूं, इतना डाइल्यूशन कर दूं कि वो डाइल्यूशन अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम हम डिग्री ऑफ उस वीक एसिड का डिसोशिएशन 100% कंसीडर कर लेते हैं कि अब ये एसिड 100% अपने क्या हो गया होगा, डिसोशिएट हो गया होगा आयंस में। ठीक, तो वो 100% डिसोशिएशन कब होता है, जब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आपने इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसको अब ये बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट है। ठीक है, तो उस इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट को हम ये सोच लेते हैं कि इस टाइम पे 100% डिसोशिएशन हो गया। तो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम उसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हो गया कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कहीं किसी टाइम आपका जो डिसोशिएशन है वो कितना कितना हो रखा है। ठीक, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय उसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन सी रही होगी, जब वो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है पूरा का पूरा 100% क्या हो गया होगा, डिसोशिएट हो गया होगा। तो किसी भी टाइम पे मोलर कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अल्फा की हेल्प से। जब अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन तो वो आपका क्या है, उस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हमें अल्फा कैलकुलेट करना है कि मोलर कंडक्टेंस जो रही होगी उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये समझ लीजिए ये कंप्लीट है और ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक, तो जो कंप्लीट डिसोशिएशन होगा उसमें उसकी हेल्प से, ठीक है, जिस टाइम आपका कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं हुआ है जो मोलर कंडक्टेंस रहेगी उसको डिवाइड अगर किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्यों होता है, ये आपका इसीलिए होता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोशिएट नहीं होते। तो कंप्लीट डिसोशिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या माना जाता है, 100% के बोल देते हैं। अल्फा क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और उससे पहले क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कम कम चलता रहता है। ठीक, जितनी बारी वाटर ऐड करते हैं उतनी बारी डिसोशिएट होते जाते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप का वीक इलेक्ट्रोलाइट आप कंसीडर कर लेते हो, सोच लेते हो 100% डिसोशिएट हो गया होगा। ठीक है, वो कब आता है, जब आप इनफाइनाइट टाइम्स वाटर ऐड, मतलब ऐसे सोचते हैं कि अब इतना पानी ऐड हो गया कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया आपके उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक, तो हमने डिग्री ऑफ डिसोशिएशन समझा, उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन इज इतनी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कापा। ठीक, मोलैरिटी यहाँ गिवन है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द मोलर आयनिक
conductance at infinite dilution for NH4 positive ions and OH negative ions are इतनी। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो NH4 की मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें किसके लिए, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन के लिए गिवन है, ठीक। आयन आर ये कितनी है 53.0 एंड ये किसके लिए है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर OH नेगेटिव आयन के लिए 198.0। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, NH4OH के लिए क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या गिवन है, 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, मोलैरिटी गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ दी सॉल्यूशन, सबसे पहला तो काम है मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना सॉल्यूशन की, ठीक है। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उन्होंने अल्फा पूछा है, तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है मोलर कंडक्टेंस ऑफ दी सॉल्यूशन, अगर ये नहीं भी पूछा होता तो भी हमें करना पड़ता, क्यों, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला ही क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन divided by molar conductance at infinite dilution of that solution। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH4OH के लिए मुझे यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं NH4OH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगी, NH4OH की मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय NH4OH की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसकी, NH4OH की, ठीक। तो NH4OH की मोलर कंडक्टेंस क्या है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उनमें हम ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत करके आए हैं, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो कापा की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी 0.1 मोल, ठीक। तो ये आ गई हमारी मोलर कंडक्टेंस किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक। अब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो सेकंड स्टेप का सॉल्यूशन है वो तो तभी होगा। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोलार्ड-जुलो ने बताया NH4OH की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, उसके आयंस की सम की इक्वल हो जाएगी। तो आयंस की गिवन है, ये देखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अमोनियम आयन की कितनी 53, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी 198, तो इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना है 0.014, 1 से तो कम ही आएगा, ठीक है। 1 तो जब आता है जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है 100%, ठीक। अब थर्ड है आपका क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। तो अब पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट को समझते हैं ये क्या होता है, फिर इसको आपको सॉल्व करना बताएंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट की मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, किसकी, NH4OH की, क्योंकि उसकी हमें जरूरत थी, वैसे भी क्वेश्चन में बोला है एग्जामिनर ने। नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया, अल्फा मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH and divided by molar conductance at infinite dilution for NH4OH। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। थर्ड पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो होता है आपका अल्फा के कितना सब्सटेंस आपका डिसोशिएट होता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है उसको समझ लीजिए, ठीक। सपोज ये जो टॉपिक है आपका, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ के आते हैं 11th क्लास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कौन कौन से आयंस बनेंगे, अमोनियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ आपका, डिसोशिएट होना स्टार्ट हुआ। तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है स्टार्टिंग में, तो जो सारी कंसंट्रेशन रहेगी वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रहेगी, अभी कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, तो ये भी 0 और ये भी 0। जब रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन है क्या C, ठीक है, और टोटल आयंस हमने टोटल जो मान रखा है वो
वो कितना मान रखा है, NH4OH को 100% अभी मान रखा है, मतलब 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो 1। तो अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो सपोज 1 में से इसके अल्फा मोलिक्यूल्स क्या होने शुरू हो गए, डिसोशिएट। जब इसमें से अल्फा मोलिक्यूल्स डिसोशिएट होंगे तो कुछ कंसंट्रेशन जो बनेगी C, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है आपका ये, 0.1 मोलर का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो 0.1 मोलर ही कंसंट्रेशन अमोनियम आयन की रहेगी, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ही किसकी रहेगी, हाइड्रोक्साइड आयन की रहेगी, ठीक है। तो जब डिसोसिएशन स्टार्ट होता है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के अल्फा अमोनियम आयंस बने हैं, साथ में 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के अल्फा कितने OH नेगेटिव आयंस बने हैं। क्यों अल्फा अल्फा बने हैं, क्योंकि अल्फा मोलिक्यूल अभी डिसोशिएट हुआ है, किसमें से, 1 में से। कंप्लीट जब होता है जब 1 में से सारे के सारे मोलिक्यूल क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोशिएशन कांस्टेंट को, जैसे डिसोशिएशन कांस्टेंट क्या होगा उस टाइम पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के टोटल में से प्रोडक्ट कितना बन चुका है वो क्या हो जाएगा आपका, डिसोशिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इनटू डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो है वो, ठीक। तो कितना प्रोडक्ट, कितना C अल्फा बना, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कितने बने, C अल्फा, तो क्या हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब रिएक्टेंट में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया C इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तो अल्फा मोलिक्यूल क्या हुए, ब्रेक हुए हैं ना, तो 1 में से अल्फा घटा दिया, ठीक। अब कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो डिसोशिएशन कांस्टेंट का आपका फॉर्मूला बनेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रख दी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा हमने कैलकुलेट किया है सेकेंड स्टेप में, दैट इज 0.014, ठीक है, तो उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.014। अब इस पूरी टर्म को सॉल्व करके हमारा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट कितना आया है, 1.98 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट, ये थी आपकी कोलार्ड्स लॉ की एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ेंगे, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है और क्या उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं।